चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के सवाल जवाब देख रहे हैं। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। तो इनमें से स्केलर क्वांटिटी है वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा अगर आप वेक्टर की बात करें जिसके साथ डायरेक्शन होगा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट से शुरुआत करें, डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है। तो ये तीनों और साथ में एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन दी फॉलोइंग लिस्ट। इसमें स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? वर्क, एनर्जी और करंट। वर्क कैसे दिखाया जाता है? ये आपका डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो क्वांटिटीज का स्केलर होता है, इसीलिए वर्क आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जहां तक करंट की बात है, करंट का केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन हम नहीं लेते, काउंट में नहीं लेते हैं, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें से आपको केवल वेक्टर क्वांटिटीज निकालनी है। वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शंस भी हो। तो इसमें केवल इंपल्स आकार देखें, इंपल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, फोर्स और टाइम का। और हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा टाइम के साथ, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वो दोनों मिलके वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे। आपको रीजन के साथ बताना है, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं जो यहां पर अभी दिए जा रहे हैं ए से एफ तक, स्केलर के साथ और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ये मीनिंगफुल है या नहीं। ये मीनिंगफुल पहला वाला है, एडिंग एनी टू स्केलर्स। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डिमेंशन, ये मीनिंगफुल नहीं है। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय एनी स्केलर, ये मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, ये भी आपका मीनिंगफुल है। इसके अलावा एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये भी मीनिंगफुल है। यानी कि सार में ये कहा जाए कि ऐड करना है स्केलर को वेक्टर के साथ सेम डिमेंशन, ये नॉट मीनिंगफुल है। तो ये क्यों है, कैसा है? देखिए, जब आप दो स्केलर को ऐड करते हैं, यदि मीनिंगफुल कब है, ये दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताएं, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा कि ये मीनिंगफुल नहीं है जब हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। या तो वेक्टर को वेक्टर से ऐड करिए, स्केलर को स्केलर से ऐड करिए। अगला जो है, बाकी सारे मीनिंगफुल है जब स्केलर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, जैसे फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के साथ ताकि इंपल्स निकल के आ जाए। ऐसी जो स्केलर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जो रिप्रेजेंट करता हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर के साथ, चाहे सेम या डिफरेंट डिमेंशंस की बात। जहां तक एडिशन की बात आती है दो वेक्टर क्वांटिटीज की, ये मीनिंगफुल है तब जब दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही ये मान्य है। अच्छा, जब कंपोनेंट वेक्टर का उसको ऐड किया किसी सिमिलर वेक्टर से, तो इसका मतलब उनके सेम डिमेंशंस होने चाहिए, दे बोथ हैव द सेम डिमेंशंस। आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है केयरफुली और रीजन के साथ बताना है कि ये सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, पहला आपका इनमें से एक एक करके मैं यहाँ ऐसे डिस्कस करता हूँ, यहाँ इस तरीके से डिस्कस करते हैं। जो पहला है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है? स्केलर होता क्या है? स्केलर एक नंबर होता है, इसका मतलब वाकई में स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर। हर एक कंपोनेंट, अगर हम इसकी बात करें, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का, वो स्केलर नहीं होता, वो अपने आप में वेक्टर होता है। तीसरा है जो टोटल पाथ लेंथ है इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है? जितना आप चले उतना आपने जोड़ दिया, स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि किस जगह चले आप, किस किस डायरेक्शन में चले। तो टोटल पाथ लेंथ वो हमेशा बड़ा होगा जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट से। ये बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के तब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है।
फिर उसके बाद अगला देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्यों है? क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। अगली बात करें तो 3 वेक्टर हैं जो प्लेन में, एक प्लेन में नहीं, नॉट लाइंग इन अ प्लेन। अब इनको कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर, ऐसा हो सकता है? देखिए 3 वेक्टर जो अलग अलग प्लेन में, हो सकता है प्लेन में ना लाए कर रहे हैं, उसको हम ट्राइंगल के साइड की तरह कैसे दिखाएंगे? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पहला ट्रू है, फिर बाकी दोनों फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। इन वेक्टर इनइक्वालिटीज को या तो ज्योमेट्री से दिखाइए या और किसी तरीके से दिखा सकते हैं, आप अलजेब्रिकली दिखा सकते हैं, एनालिटिकली दिखा सकते हैं। तो व्हेन डज द इक्वालिटी साइन अबव अप्लाई? इक्वालिटी, क्योंकि सब में या तो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू कब आएगा? तो पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए a प्लस बी है, इसका मैग्नीट्यूड लिया गया है, और ये a और b अलग अलग लिया गया है। तो 2 वेक्टर हमने लिए a और b, इसको हमने क्या किया, जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड, ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये भी b हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें OM क्या है, a, राइट? अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड भी a होगा। इसके अलावा अगर आप इस mn को देखें, ये b है, और ON क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इस ट्राइंगल में हर एक साइड, ईच साइड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर 2 साइड्स। कहने का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल में अगर आप किसी भी 2 साइड को जोड़ दें, इसको इसको जोड़ दें, इसको इसको, या इसको इसको, किसी भी 2 साइड को जोड़ दें, तो वो हमेशा तीसरे साइड से ऊपर होती है, बड़ी होती है। यानी कि अगर ये जो हमने अभी अभी ट्राइंगल देखा, इसमें OMN में ON किसी भी 2 साइड को जोड़ दीजिए, OM प्लस MN से हमेशा कम ही रहेगा। यानी कि ये क्या था, अभी अभी आपने देखा a प्लस बी है, अभी अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ से निकाला, ये हम अलग से a लिख रहे हैं, b लिख रहे हैं, तो यानी ये चीज हो गई। यदि 2 वेक्टर a और b ये स्ट्रेट लाइन में काम करें सेम डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हैं ये बराबर होंगे। ये तो लेस देन हो गया, ये बराबर होंगे। अब इस लेस देन को और इज इक्वल टू को साथ कंबाइन कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये पहली चीज हो गई। अब अगले पे आते हैं, 2 वेक्टर हमारे पास है a और b, इसको फिर से हमने एडजेसेंट साइड से बताया कि हमारा ये a है, ये b है, तो ये a प्लस बी होगा। इसी तरीके से OM, फिर से वही चीज देखिए, OM आपका a है, MN आपका, ये MN ये बराबर है किसके, OP के, तो यानी कि ये भी b हो जाएगा। अब ON क्या होगा, a प्लस बी। अब ट्राइंगल में जैसे मैंने बताया, हर एक साइड वो छोटा होगा, सम दूसरे जो 2 साइड्स है उसके बराबर होगा, मतलब उनके से कम ही होगा। ये तो ट्राइंगल का लॉ है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, इस O, M और N को, तो इसमें ON प्लस MN ग्रेटर देन होगा OM से। इसका मतलब ये है कि ON प्लस OM भी बड़ा होगा MN से, क्योंकि कोई भी 2 साइड ले लीजिए, हमने 2 साइड लिए, फिर ON के साथ एक बार MN जोड़ के देख लिया, ON के साथ OM जोड़ के देख लिया, दोनों तीसरे साइड से बड़े ही होंगे। अब जो ON होगा वो OM माइनस OP से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि OP और MN तो बराबर है ना। देखिए OP और MN तो एक ही है। इसका मतलब ये है कि जो ON साइड है, ये A प्लस बी जो साइड है, ये OM माइनस OP से बड़ी होगी। इसका मतलब ये A प्लस बी था, ये A है, ये B है। 2 वेक्टर A B अगर स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। ये इक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को हम दोनों बराबर कर ले, तो ये आपका आ जाएगा तीसरा। ट्राइंगल लॉ लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। यदि 2 वेक्टर्स है A B, इसको रिप्रेजेंट किया हमने एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम PQRS से, तो ये आपका OP A है, ये आपका A हो गया, ये B है, ये B हो गया। अब ये देखिए, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है ना? तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस OR को बोलूंगा कि ये हमारा B है, PS भी, ये अगर B है तो ये भी B हो गया। OP कितना हो गया, ये वाला, ये A है, तो ये RSB आपका A हो जाएगा। अब हमने कहा कि इस ट्राइंगल में हर एक जो साइड है वो 2 साइड को सम कर लीजिए, उससे कम ही रहेगा। तो अगर इस ट्राइंगल को लिया जाए OPS को, तो OS हमेशा इन दोनों के सम से छोटा रहेगा। OS इज लेस देन OP प्लस PS। इसका मतलब A माइनस बी कैसे हुआ है? हमने क्या किया, हमारे पास ये A था, ये B था,
देखिए ये ए था, ये बी था, हमने इसको माइनस बी कर दिया इस डायरेक्शन में। अब हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया माइनस बी के साथ, ध्यान रखिएगा ये माइनस बी है और ये भी माइनस बी है। फिर तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी इज लेस देन ए प्लस माइनस बी, यानी कि हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन वही चीज हमने जो पहले दो डिस्कशन में की, लेकिन यहाँ पर माइनस रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइनस हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, यानी ए माइनस बी लेस देन होगा ये अलग, और यहाँ पर माइनस साइन आप लगाइए, माइनस साइन लगाइए, इससे कम ही होगा, है ना, ये हमसे हमेशा कम ही होगा। तो यदि दो वेक्टर अगर आप देखें, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, अगर मैं माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड लेता हूं तो बी ही तो आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी आएगा, माइनस साइन हट जाएगा। तो दो वेक्टर अगर स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी, ए और बी के सम मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। इस इनइक्वालिटी और इज इक्वल टू को साथ ले लीजिए, आपका तीसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी क्यू आर एस। ध्यान रखिएगा ये ए है, ये बी है, लेकिन बी को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी कि माइनस बी ले रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ए प्लस माइनस बी, यानी ए माइनस बी हुआ, इवेंचुअली ए माइनस बी तो बना ये, तो ए माइनस बी हो गया। ये इसमें अगेन हम वही चीज यूज करेंगे इस पैरेललोग्राम में, अगर हम ओ एस और पी एस को ऐड कर दें तो ये हमेशा ज्यादा रहेगा ओपी से। अभी काम करिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ओ एस बड़ा होगा ओपी माइनस पी एस से। ओ एस आपका यहाँ पर ए माइनस बी दिख रहा है आपको, ये ए है, ये बी है, ए और बी रख दीजिए। जो क्वांटिटी है बाएं हाथ पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और जो आरएचएस है राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ये छोटा हो, ये बड़ा हो, तब नेगेटिव आ सकता है। अगर हम दोनों क्वांटिटीज को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोबारा मॉड्यूलस लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इसका मॉड्यूलस लें, इसका मॉड्यूलस लें, फिर दोबारा मॉड्यूलस ले लें, इसका मॉड्यूलस जो भी आएगा उसको दोबारा मॉड्यूलस ले लें, दोनों साइड हम मॉड्यूलस कर लें। मॉड्यूलस का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगा, तो डबल मॉड्यूलस लिया हमने। डबल मॉड्यूलस का मतलब ये है कि ये मॉड्यूलस का तो कोई मतलब नहीं है, दो डबल मॉड्यूलस का ये तो एक ही मॉड्यूलस रहेगा, लेकिन हम इसको जरूर मॉड्यूलस में रखेंगे। तो दो वेक्टर जब हम स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे होते हैं, ये इनइक्वालिटी है, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन या ये कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इस ग्रेटर देन को हम इक्वालिटी से इक्वेट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। इन दोनों कंबाइन कर लीजिए, आपका वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। आपके पास है ए बी सी और डी, इन सबको जोड़ा तो 0 आया। कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहला देखिए ए बी सी डी मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर, ये इनकरेक्ट है। उसका कारण ये है कि अगर इनको हमको 0 करना है तो जरूरी थोड़ी ना है कि चारों के चारों नल ही हो सकता है एक यहां हो ए और बी जो हो -a के बराबर हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके सम को 0 के लिए। फिर आपका ये है ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे बताता हूं आपको, जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस सी का इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप कह रहे हैं 0 है, हम कह रहे हैं ए प्लस सी गया, बी और डी को हमने दाएं हाथ पे कर दिया तो ये माइनस आ गया। दोनों का मॉड्यूलस ले लीजिए, दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब ए प्लस सी, दोनों का मॉड्यूलस मतलब इसका मॉड्यूलस लेते ही नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है ए प्लस सी की वो बी प्लस डी के बराबर होगी। जो नेक्स्ट है वो है मैग्नीट्यूड ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस बी एंड सी एंड डी, यानी ए का कभी भी इन तीनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कैसे होगा? आप क्या करिए, ए को लेफ्ट में रखिए, बाकी सबको दाएं हाथ पे ले जाइए, ये माइनस में आएगा, है ना, माइनस में आएगा, दोनों साइड हम मैग्नेट वो ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, यहाँ भी मॉड्यूलस ले लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा बी सी डी के, और ए बराबर हो जाएगा बी सी डी के। जब हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो हम इसको लेस देन इक्वल टू, अब पहला इक्वेशन जो आपने देखा था वो बताता है कि मैग्नीट्यूड का ए का या तो बराबर होगा, बराबर भी हो सकता है लेकिन लेस देन भी होगा बी सी डी के। इसका मतलब जो है मैग्नीट्यूड का ए कभी भी इनसे ज्यादा नहीं हो सकता सम से ऊपर। अब अगला जो है, एक बार मैं इसको पढ़ दूं आपके लिए, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन इफ ऑफ ए, बी प्लस सी ए के प्लेन में लाई करेंगे और डी के प्लेन में लाई करेंगे यदि ए और डी कोलिनियर नहीं है, और इनलाइन नहीं है ए और डी के, इनलाइन होंगे ए और डी के यदि वो कोलिनियर है, नॉट कोलिनियर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये होता है एक ही इस तरीके से, कोलिनियर एक लाइन में लाई कर रहे हो। तो अब देखिए जब हमने कहा कि इसका सम 0 है तो रिजल्टेंट सम तीन वेक्टर का ए बी प्लस सी और डी, मतलब ए बी प्लस सी और डी
ये 0 कब होगा? यदि b प्लस सी उसी प्लेन में लाई करेगा, ये लाई करेगा जब a और d के प्लेन, तभी तो हम कुछ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम वगैरह बना पाएंगे, तभी तो हम इसको 3 साइड बना पाएंगे ट्राइंगल के। यदि a और d ये कोलिनियर है, इसका मतलब सीधा ये है कि जो वेक्टर b प्लस सी ये इनलाइन है और d के। ये इंप्लीकेशन तभी होता है जब वेक्टर सम इन तीनों वेक्टर का 0 हो। 3 girls skating on a circular ice ground of radius 200 मीटर। एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है जिसका रेडियस दिया हुआ है 200 मीटर। 3 लड़कियां हैं, पॉइंट P से ये स्टार्ट कर रही हैं, Q तक आती हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट है इसके, और अलग अलग पाथ लेती हैं। P ने ये वाला पाथ लिया, किसी ने ये पाथ लिया, किसी ने ये पाथ लिया, किसी ने ये पाथ लिया। 3 पाथ है, 1 2 3। मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का इन तीनों के लिए, और फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केटेड। तीनों का बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और किस लड़की का जो पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अब देखिए, तीनों का कोई भी रास्ता हो, ये P से Q की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस है। तो ये जो गर्ल है, ये बीच वाली, इनका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो इस केस में जितने भी लड़कियां हैं वो स्टार्ट तो P से कर रही हैं और पहुंच रही हैं Q पे। तो तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है, यानी कि रेडियस के बराबर है 200 मीटर। अब 200 मीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा? 2 × 200 यानी कि 400 मीटर। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का हर एक लड़की के लिए 400 मीटर है, और जो B है, जिन्होंने ये पाथ लिया है, उनका एक्चुअल पाथ लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल चला रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं O से स्टार्ट हो रहे हैं। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। वो कहां पर पहुंचते हैं? एज P ऑफ द पार्क, और उसके बाद यहां आते हैं, यहां से, और उसके बाद ये सर्कमफेरेंस का जो परिधि है उसकी तरफ चलने लगते हैं और रिटर्न करते हैं सेंटर O पे QO से। तो वो U जाते हैं, U चलते हैं और U वापस चले आते हैं। राउंड ट्रिप में इनको समय लग रहा है 10 मिनट। आपको इनका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहली चीज ये है कि समय का अंतराल दिया हुआ है 10 मिनट। दूसरा ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस भी दिया हुआ है, 1 किलोमीटर इसका रेडियस है, तो हम ये भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास R है, ये R है, ये 1/4। अगर टोटल ले कुल मिला के तो कितना सर्कमफेरेंस होता है? 2πr। तो ये 1/4 है तो 2πr/4, इतना डिस्टेंस ये ले लेंगे, R + R, 2πr/4 + R + R। ये पूरा इन्होंने पाथ लेंथ कवर किया। लेकिन पहली चीज है नेट डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत की इन्होंने और दोबारा वापिस आ गए, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी। यहां पर साइक्लिस्ट साहब क्या कर रहे हैं? चल तो रहे हैं O से, लेकिन ऐसे पहुंचते 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 ये वापस आ जा रहे हैं 10 मिनट में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इनका हो गया 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जो डिस्प्लेसमेंट है नेट डिवाइडेड बाय टाइम। अब चूंकि ये 0 दिया हुआ है, टाइम कितना भी रहे ये आएगा 0, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 0। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल पाथ लेंथ देना पड़ेगा, यानी 2πr/4 + R + R, यानी कि 2πr, हर जगह R की जगह 1 लिख दीजिए आप। तो 1 1 1 यहां रख दिया। टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया? OP, PQ और QO। OP और QO तो रेडियस ही है, और बाकी 2πr/4 जोड़ दीजिए इनको। पाई को 22/7 रख लीजिए या 3.14 रख दीजिए, आपका 3.570 किलोमीटर आ जाएगा। कुल मिला के जो समय ले रहे हैं 10 मिनट, 10 को 60 से डिवाइड करिए, यानी 1/6 आवर। अब स्पीड निकालनी है तो टोटल पाथ लेंथ आपका इतना आ गया है, ये वाला नंबर, और टाइम हमने 1/6 निकाला, दोनों को डिवाइड करिए, 21.42, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। On open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। एक ओपन ग्राउंड है। अब मोटरिस्ट साहब जो मोटर चला रहे हैं वो एक ऐसा ट्रैक फॉलो करते हैं
जो हर एक 500 मीटर के बाद लेफ्ट मुड़ जाता है एंगल 60 डिग्री से। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, किसी टर्न से अगर स्टार्ट करें तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है इनका सिक्स्थ, थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न में, और कंपेयर करना है आपको मैग्नीट्यूड इस डिस्प्लेसमेंट का जो वो टोटल पाथ लेंथ कवर करेंगे हर एक केस में। तो यहां से शुरुआत करते हैं, कहां, किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि ये अगर यहां पर है तो कुछ ये दूरी चलते हैं 500 मीटर, उसके बाद ये सीधा 60 डिग्री पे मुड़ जाते हैं लेफ्ट में, फिर 60 डिग्री मुड़ जाते हैं, फिर 60 डिग्री मुड़ जाते हैं, इस तरीके से ये चलते रहते हैं। तो मोटरिस्ट, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड पूछा गया है, तो यहां पर थर्ड पे कहां आ गए, ये एक पहला टर्न ये हुआ, दूसरा टर्न ये हुआ, थर्ड टर्न यहां हुआ, तो एस पे थर्ड टर्न ले रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्न ये हुआ, और 6, 7, 8 टर्न ये हुआ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, अगर हम इस P और S की बात करें, क्योंकि ये थर्ड टर्न यहां से ले रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, इन पॉइंट्स को, ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 500, ये 500, और ये P बेसिकली VP और PV और VS। अब ये 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है। अगर आप देखें इनको, इसको और इसको ज्वाइन कर दूं सेंटर से, तो ये भी 500 मीटर होगा, ये भी 500 मीटर होगा, यानी कि एक तरीके से रेडियस कह सकता हूँ, रेडियस कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये सर्कल नहीं है, बट स्टिल ये जो डिस्टेंस होगा हर एक सेंटर का किसी भी पॉइंट से वो 500 मीटर होगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है और ये भी 60 डिग्री है पूरा। और टोटल पाथ लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तीन हम जोड़ देंगे, मेरे 500 500 500 1500 हो गया। अब 6 टर्न ये कहां पर लेंगे, जैसे मैंने बताया P पे लेंगे, P के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अब देखिए P से शुरुआत की इन्होंने, फिर P पे दोबारा आ गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसको जीरो कर दीजिए। लेकिन टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, क्योंकि हेक्सागन बन गया पूरा, तो 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड, तो 500 को हम 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 आ जाएगा, या 500 को 6 टाइम ऐड कर देंगे। अब 8 टर्न ये कहां करेंगे, R पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। R से कितना डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा यहाँ पर, अब हमको यहां से यहां तक ये डिस्टेंस तो ये हो गया, या PQ प्लस QR, या फिर और भी जोड़ेंगे अभी, क्योंकि डिस्टेंस तो और चल गए हैं। पहले मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि P से लेकर Q तक कितना डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पर ये है पूरा कॉस, ये पूरा 60 है। अगर आपको कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आएगा वो होगा P स्क्वायर प्लस, मतलब ये वाला PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ इंटू QR cos 60, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री। यहां से हम ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे PR, जो कि करीबन 866 आएगा। अब बीटा मतलब एंगल निकालना है, तो tan इनवर्स, ये फिर से मैं आपको बताता हूं। अब आपको बीटा निकालना है, तो बीटा कैसे निकालेंगे आप, बीटा निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें एक डायग्राम में बनाता हूं। आपको ये बीटा चाहिए, ये एंगल, मतलब ये वाला एंगल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो अब देखिएगा कि मेरे पास ये तो 60 डिग्री है ना, तो ये QR है, तो ये कितना हो जाएगा, QR cos थीटा। ये टोटल कितना हो जाएगा, PQ प्लस QR cos थीटा। और ये कितना है हमारे पास, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इसको, तो ये परपेंडिकुलर भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज निकाली हमने 500 sin 60 प्लस डिवाइड बाय 500 प्लस 500 cos 60, ये वाला आपका, ये वाला होगा आपका कॉस कंपोनेंट, इस जगह पे हमने निकाला इसको कॉस कंपोनेंट को, और ये वाला कॉस कंपोनेंट था तो इसके साथ जोड़ दिया, ये वाला का साइन कंपोनेंट होगा, यानी कि QR साइन बीटा, QR मतलब ये वाला PR साइन बीटा, और ये PQ प्लस QR Q, और जो भी आप पॉइंट माने इसको, ये वाला पॉइंट, तो इसको इससे ऐड करिए और इसको इससे ऐड करिए, ये कॉस का टर्म है, ये साइन टर्म है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऊपर वाला साइन टर्म है, नीचे वाला कॉस टर्म है, इसके साथ हमने 500 और जोड़ दिया, यानी बीटा आया tan इनवर्स दिस, इसका पूरा, जो कि 30 डिग्री आया। जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो 866.03 है, एंगल आपका 30 डिग्री आया। टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि इसने तो पूरा एक चक्कर चल लिया,
और पूरा एक चक्कर चलने के बाद, पूरा एक चक्कर चल गया यहाँ तक आगे, उसके बाद 2 और आगे बढ़े, इतना और इतना, यानी कि पूरा चक्कर कितना हो गया 6 × 500। फिर और PQ और QR 2 और चले, तो कुल मिला के हो गया ये 4000। तो जो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ है 3rd, 6th और 8th वो हमने निकाला, वो इस टेबल में दिया हुआ है। एक पैसेंजर है जो आ रहे हैं नए टाउन में, वो उनकी इच्छा है कि वो जाएं स्टेशन से होटल जो 10 किलोमीटर अवे है, वो स्ट्रेट रोड से जाए। एक जो कैब वाले साहब हैं थोड़े से डिसऑनेस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक सर्किट जैसे पाथ में जो कि 23 किलोमीटर लंबा है वो लेके जाते हैं उनको, और 28 मिनट लगते हैं इसमें। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है टैक्सी की और मैग्नीट्यूड क्या है एवरेज वेलोसिटी का, और क्या ये दोनों इक्वल है। तो हुआ ये कि टोटल डिस्टेंस जो कैब मैन के कारण इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है 23 किलोमीटर, टोटल टाइम है 28 मिनट। 28 मिनट क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है तो 28 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर में आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई टैक्सी की, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम यहाँ पर आ गया, तो 23/28/60 यानी कि 49.2 है। अब इस तरीके से ये गए यूं करके यहाँ पहुंचाया, लेकिन ये तो जाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद बताया गया है कि 10 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 किलोमीटर, और टाइम उतना 28 मिनट ही लगा, तो 28/60 तो 21.43। तो जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये इक्वल नहीं है, एवरेज स्पीड ज्यादा है और एवरेज जो वेलोसिटी है वो कम है। पानी गिर रहा है वर्टिकली, स्पीड इसकी दी है 30 मीटर पर सेकेंड। एक महिला है वो एक बाइसिकल चला रही है, उनकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये चला रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में उनको अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए ताकि वो भीगे ना। सवाल कुछ इस तरीके से है कि पानी इस तरीके से गिर रहा है, अब इसके लिए आपको ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके बनाना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस रेन का हमने कहा ये है, और जो वुमेन है वो राइड कर रही है बाइसाइकिल को, जिसका जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इस रेन को VR माने और इनकी साइकिलिस्ट जो है वो उनका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से माने, तो VC हमारा वेलोसिटी साइकिलिस्ट की हो गई ऐसी, और वेलोसिटी इनकी VR इस तरीके से हो गई। वर्टिकली मैंने बता दिया, और वुमेन जो है वो इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपना स्पीड है इनकी। तो अब छतरी कैसे पकड़ेंगे, तो छतरी पकड़ने का जो तरीका होगा, अगर इनको बरसात से बचना है तो रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी हम रेन की क्या है। तो ये अगर V हमको निकालना है, ये VC है, जरा इसको माइनस कर लीजिए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, माइनस करेंगे तो ये डायरेक्शन हो गया -VC। हाँ, ये VR है, तो यहां पर ये V क्या बनेगा, VR प्लस ऑफ -VC, यानी VR प्लस ऑफ -VC, यानी 30 प्लस ऑफ -10 यानी कि 20। और tan थीटा क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये होगा VC ये बाय VR, यानी कि 10/30। थीटा निकालेंगे tan इनवर्स 1/3 जाएंगे तो ये आपका 18 डिग्री आएगा। यानी जो महिला है उनको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा टुवर्ड्स साउथ, एंगल क्या होगा करीबन 18 डिग्री वर्टिकल के साथ। एक साहब है वो स्विम कर सकते हैं, उनका स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर में। कितना समय ये लेंगे ताकि ये क्रॉस कर सके रिवर जो 1 किलोमीटर वाइड है। यदि रिवर बह रही है उसकी स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रोक्स है यानी कि जो वो तैर रहे हैं वो नॉर्मल लगा रहे हैं जो रिवर करंट है उसके अगेंस्ट। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। अब क्योंकि बरसात पानी भी आ रहा है, वो तैर भी रहे हैं, तो कुछ वो उनका डिस्प्लेसमेंट उसके कारण हो जाएगा। तो कितनी दूरी पे है वो बताना है आपको, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है। जो स्पीड है, जो साहब तैराक है उनकी स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, विड्थ है रिवर की 1 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक इसकी विड्थ दी हुई है 1 किलोमीटर, इधर से इधर तक। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, पहली चीज तो समझिए इनको समय कितना लगेगा। वो यहां पर आपको जो विड्थ है रिवर की 1 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है रिवर की 4 किलोमीटर,
तो 1/4 ये आपका आ जाएगा 60/4, इसको मिनट में कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 मिनट हो गया। अब देखिए कि ये यहां से यहां तक इस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी तो इस तरफ बह रहा है जिसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसी समय में कितना रिवर ने डिस्टेंस कवर कर लिया? अब यहां पर हम यूज करेंगे VR यानी कि स्पीड ऑफ रिवर 3, और टाइम कितना है? टाइम आपने देखा 15 मिनट, या 1/4 भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो 3 × 1/4 करिए, 3/4 किलोमीटर हो गया। अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो 750 मीटर आ जाएगा, ये आएगा आपका। हार्बर है, और इस हार्बर में जो विंड फ्लो करी है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो फ्लैग है मास्ट इस बोर्ड पे जो एंकर्ड है हार्बर में, वो फ्लटर मतलब वो फहरा रहा है अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यदि बोट स्टार्ट होती है स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा पे नॉर्थ में, तो आपको डायरेक्शन बताना है फ्लैग का ऑन द जो मास्ट बोट के मास्ट पे लगा हुआ है। तो उसको कुछ इस तरीके से समझिए कि वेलोसिटी पहले हम समझते हैं, बोट की हमको दी हुई है 51 किलोमीटर प्रति घंटा, वेलोसिटी जो विंड की दी हुई है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो फ्लैग है वो जो फैर रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपको बताया गया है कि एनी डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब विंड कुछ इस तरफ बह रही है ना, तभी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बह रहा है। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हवा बहेगी तो वहीं वो फ्लैग उड़ेगा उस डायरेक्शन में। अब जो शिप सेल होगा नॉर्थ की तरफ, अगर इस तरफ सेल होगा तो फ्लैग इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अगर मैं VB बोट की मानूं और VW आपके विंड की मानूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी विंड की विद रिस्पेक्ट टू बोट? VWB क्या हो जाएगा? जो VW और VB रिलेटिव वेलोसिटी होगी, लेकिन पहले मैं इनके बीच में एंगल की बात कर लूं। एंगल क्या होगी? एंगल देखिए, कुल मिला के आपका एक 90 डिग्री बन रहा है कोण, और एक 45 डिग्री बन रहा है कोण। और अगर मैं इसकी बात करूं tan बीटा की, अगर मुझे ये बीटा निकालना है, ये वाला एंगल, तो ये कितना आएगा tan बीटा निकालने के लिए? 51 sin 90 + 45। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया है, देखिए ये जो VB है, ये VW है, VB को सर अपोजिट डायरेक्शन में किया हमने -V। अब ये जो एंगल है पूरा का पूरा यहां से यहां तक, क्योंकि मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है, ये मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है, मतलब अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री होता है, तो ये 40 है, ये पूरा 90 है, तो 90 + 45 तो यहां से आया। लेकिन अगर मुझे tan बीटा निकालना हो, ये एंगल निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका फॉर्मूला हम थ्योरी में भी देख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 51 sin 90 + 45 और 72 + 51 cos 90 + 45, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आपका बीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1.0038, जो कि 45.11 आया। अब जो एंगल है ईस्ट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपको इसको 45 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। तो 45 डिग्री से माइनस करेंगे, ये भी 45 ये भी 45 है, तो 0.11 डिग्री, यानी जो फ्लैग है वो फ्लटर करेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 0.11 डिग्री इसके साथ आ रहा है इस डायरेक्शन के साथ, तो ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में ये फैल रहा होगा। एक सीलिंग है लॉन्ग हॉल की, वो 25 मीटर लंबी है। आपको बताना है वो क्या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा जिससे हम बॉल को थ्रो करेंगे, जिस एक स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। अब ये है कि 25 मीटर हाइट आपको दी हुई है, मैं इसका अगर डायग्राम आपको बता सकूं इस तरीके से, 25 मीटर हाइट है, आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है जिससे बॉल को थ्रो किया जाए, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल, सीलिंग को न टच करे और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चला जाए। तो स्पीड आपको दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट दी है 25। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है ये, तो मैक्सिमम हाइट जो बॉडी जिसको एंगल थीटा से हम भेजेंगे वो है h = u² sin² θ/ 2g। आपको h दिया हुआ है, u दिया हुआ है, थीटा आपको अभी पता नहीं है, 2 × g 9.8। इसका मतलब साइन थीटा यहाँ से निकल के आएगा, अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन इनवर्स कर देंगे, तो ये इसका अगर आप साइन इनवर्स देखेंगे 33.60 एंगल आ रहा है। अब रेंज की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है u² sin 2θ/g।
थीटा भी हम निकाल चुके हैं ना, थीटा भी हम निकाल चुके हैं, इसको यहाँ रख देंगे। यू हमको पता है 40 स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू रख के हम देखेंगे कि हमारा 150.53 मीटर आएगा। एक क्रिकेटर है, वो बॉल को थ्रो कर सकते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक। कितना हाई, कितनी दूरी, मतलब वर्टिकली कितना दूर ये अबव द ग्राउंड ये उस बॉल को फेंक सकते हैं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है 100 मीटर। अब ये इनका कहना है कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 100 मीटर है, तो क्रिकेटर जो बॉल थ्रो करेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए वो किस पे करेंगे, 45 डिग्री एंगल पे। हम जानते हैं कि 45 डिग्री होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो रेंज है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी अगर वी दी है, उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, r = u² sin 2θ/g। r आपको 100 दिया हुआ है, ये थीटा मैंने कहा 45 डिग्री, तो 2θ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो u² आपका 100 आ गया। यानी कि बॉल मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगी, जब ये इस तरीके से फेंका जाएगा। अब इस मोशन के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी किसी पे फेंकी जाएगी, और हाइट कवर की मान लीजिए h, एक्सेलरेशन लग रहा है -g नीचे, तो v² - u² = -2gh। g की जगह, मतलब a की जगह हमने -g रखा। अब देखिए u²/g, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, या एक काम करें कि पूरे इसको सबको मैं को इस तरीके से ले आऊं कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से u²/g मिल जाए। तो मैं अगर इसको रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास h = मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसको 0 कर दीजिए। तो h क्या आएगा, u² माइनस माइनस हटा दीजिए, u²/2g, और u²/g तो 100 है ही हमारे पास, उसको यहाँ रख दीजिए, /2 यहाँ रख दीजिए, तो ½ × 100 यानी कि 50 मीटर आ गया। एक स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक पत्थर बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग, एक धागे से, जो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया गया कांस्टेंट स्पीड से। यदि स्टोन बनाता है 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का इस स्टोन का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही है यहाँ पे। लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, डिवाइड कर देंगे 100 से तो 0.8 मीटर में आएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 14 दिया गया है, टाइम टेकन 25 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और कितना टाइम इसने लिया, तो 14/25 ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, जो कि 2π × फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 × 22/7, और ये इसको यहाँ रख दीजिए, तो 88/25 आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, AC ω²r। ω²r मतलब इसका स्क्वायर करिए और r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि 0.8 निकाला, तो 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो हमेशा डायरेक्टेड होगा स्ट्रिंग के अलोंग और टुवर्ड्स द सेंटर, हर एक पॉइंट पे। एक एयरक्राफ्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लूप परफॉर्म करता है, रेडियस दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और स्टेडी स्पीड है इसकी 900 किलोमीटर पर आवर। आपको इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर करना है। तो जो चीज दी है वो लिख लेंगे। रेडियस जो है लूप का वो है 1 किलोमीटर, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो 1000 मीटर आ गया। स्पीड दी है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। v आपके पास है, r आपके पास है, ये आ जाएगा 62.5। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, दोनों को डिवाइड करिए आप, मतलब AC/g एक्सेलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय g, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.38 आएगा। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे, आपको रीजंस के साथ बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ये 3 है, एक एक करके देखते हैं इसको। पहला है जो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का, यदि वो सर्कुलर मोशन में है तो हमेशा रेडियस के अलोंग होगा और सेंटर की तरफ होगा। तो ये पहला गलत है, फॉल्स है। जो नेट एक्सेलरेशन होता है किसी भी पार्टिकल का, अगर वो सर्कुलर मोशन में है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रेडियस के अलोंग हो और सेंटर की तरफ हो। ये तभी होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी। यूनिफॉर्म होना चाहिए सर्कुलर मोशन, तभी होगा ये। अगला है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ये सत्य है। अगर आप सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये सर्कुलर कैसे घूमता है, आप देखिएगा,
ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस जगह पे ये इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ ये ऐसे मूव करता है, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि ये टेंजेंट की तरफ मूव कर रहा है, हर बार लगेगा कि टेंजेंट 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 पे मूव कर रहा है, और टेंजेंट टेंजेंट करते करते वो सर्कल बना लेगा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर, वो हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा, v डैश v डबल डैश, ये हमेशा इसकी तरफ होगा। तो ये सत्य है। फिर है एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें और एक्सेलरेशन वेक्टर पूरे सर्कल का जोड़े, एवरेज करें, तो नल वेक्टर होगा, और ये सत्य है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन वेक्टर का, वो सेंटर की तरफ आता है, यानी अब ये बात सही हो गई कि ये सेंटर की तरफ आता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ। लेकिन जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे, देखिए ये इधर है तो ये किसी टाइम पे यहां भी मिलेगा, यहां मिलेगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट इसको यहां भी मिलेगा, तो ये कैंसल आउट होंगे सारे। इसका मतलब एवरेज इन वेक्टर्स का एक साइकिल में आपको नल वेक्टर मिलेगा। जो पोजीशन है पार्टिकल की वो कुछ इस तरीके से दी गई है, 3.0 ti, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टी के टर्म्स में करेंगे। बाकी आई जे के इसके जो यूनिट वेक्टर्स है वो है। टी आपको दिया है सेकंड में, और कोएफिशिएंट इनके प्रॉपर यूनिट है आर की मीटर्स में। आपको एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है वेलोसिटी की, इस पार्टिकल की, t इक्वल टू 2.0 सेकंड पे। तो पहली चीज ये आर वेक्टर है, आपको पोजीशन दी हुई है, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। सीधी सी बात है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी आर बाई डी टी करेंगे। अब आप इस आई जे को भूल जाइए, आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आई जे को भूल जाइए, आप केवल इसको लीजिए 3.0 टी माइनस 2.0 टी स्क्वायर प्लस 4.0। अब इसको डिफरेंशिएट करिए आप टी के टर्म्स में। क्या डिफरेंशिएशन होगा? 3.0 टी में टी चला जाएगा, 3.0 बचेगा, यहाँ पर टी स्क्वायर 2t बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, और तीसरा तो खैर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। बाकी ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन निकालना है तो d2r बाय dt स्क्वायर निकालना है, या आप कहें dv बाय dt निकालना है। अभी आप वेलोसिटी निकाल चुके, देखिए वेलोसिटी वेक्टर आपके सामने है, तो dv बाय dt कर दीजिए, यानी कि इसका t के टर्म से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब आपको ये आई जे भूल जाना है, केवल ये और ये देखना है, ये तो 0 हो जाएगा, ये इसमें केवल 4.0 बचेगा, वो भी 9 माइनस। एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आएगा, ये वेक्टर उसके बाद लगा देना है इसके आगे। अब जैसे ही आप इसमें t इक्वल टू 2 डालेंगे इस जगह पे और इस जगह पे, तो आपको एक्सेलरेशन तो खैर -4 ही आ रहा है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, हमने डी आर बाई डी टी किया, टाइम 2.0 डालेंगे, इस जगह पे t2 डाल दीजिए तो 3.0 i माइनस 8.0 j आ गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, i का जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों को जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल दीजिए। डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, ये vy है, ये यहाँ पर ये vy है, ये vx है, तो vy बाय vx करिए, tan थीटा होता है, थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स लगा लीजिए इसके आगे, -8/3, इसको टेबल से देखेंगे तो करीबन -69.45 डिग्री आएगा। ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वो एक्स एक्सिस से नीचे है। और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो ये जो टाइम अगर आप इसको देखें -4.0, तो इसमें भी एक एंगल बन रहा है जो हमने वेलोसिटी के लिए बताया। एक पार्टिकल शुरुआत कर रहा है ओरिजिन से t इक्वल टू 0 सेकंड पे, इसकी वेलोसिटी ये दी हुई और ये मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ये दिया हुआ है। आपको बताना है एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज 16 मीटर, किस समय पे एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा, क्या वाई कोऑर्डिनेट होगा इस पार्टिकल का इस टाइम पे, और क्या स्पीड होगा इस पार्टिकल का इस टाइम पे। तो वेलोसिटी आपको दी हुई है 10j, j ये x है, ये y है, ये j, इसका मतलब j है आपका ये वाला कंपोनेंट, जो भी आप y मानते हैं, इस डायरेक्शन इस कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, j मतलब y के कंपोनेंट दिया हुआ है।
एक्सेलरेशन भी आपको बताया गया होगा, इसमें आई और जे कंपोनेंट है, यानी आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट है, इसमें वाई कंपोनेंट है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास है और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन है क्या? ये है, तो एक्सेलरेशन को ये लिख दीजिए और डीवी बाई डी टी भी लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी। हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन की जगह ये रखेंगे और डीवी बाई डी टी से इक्वेट कर देंगे और डी को इधर ले जाएंगे। ठीक, अब डीवी क्या हो गया? 8.0 आई प्लस 2.0 जे डी टी। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये तो वी हो जाएगा, 8.0 के साथ टी आ जाएगा, इसके साथ 2.0 टी आ जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म है वो भी जुड़ेगा इसके साथ, जो हम ये इसको लिख रहे हैं। अब ये जो कांस्टेंट है, ये जो हमने बताया, ये है क्या? ये वो वेलोसिटी वेक्टर है t इक्वल टू 0 पे, और v क्या है? ये किसी t टाइम पे। लेकिन हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, तो dr बाई dt होता है। इस dt को इधर ले जाइए, v अभी अभी आपने देखा, निकाला हमने इंटीग्रेट करके, उसको यहां रख दीजिए dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा, इसको यहां इंटीग्रेट करिए, इसको यहां इंटीग्रेट करिए। अब कंडीशन क्या है? t इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t पे r इक्वल टू r है। पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये आ रहा है, यहां पर तो 8.0 t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, यहां पर 2.0 इंटू ये जो t है, ये t स्क्वायर बाय 2 यहां भी आएगा, और u क्योंकि dt के साथ है तो u तो खैर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन dt के साथ ये t बन जाएगा ut, तो ये फाइनली आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 8.0 बाई 2 4 होता है, 2.0 बाई 2 आपका 1 हो जाता है, तो ये हट जाएगा। अब देखिएगा कि जो u दिया हुआ है, ये सवाल में आपको दिया गया है। देखिए सवाल में ये दिया हुआ है कि जो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, कहां हो रहा है? t इक्वल टू 0 पे, ये इसकी 10 j दिया हुआ है, तो हमारे पास u ऑलरेडी है, तो u की जगह हम 10 j रख देंगे। ओके, तो i टर्म, j टर्म और ये j टर्म और आ गया आपका, तो ये j और j टर्म को जरा जोड़ दीजिए पहले, 10t प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास जो r होता है, कोई भी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको हम xi प्लस yj से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या किया, r को xi प्लस yj लिख दिया, और ये तो हमारे पास का टर्म आ ही गया था। अब एक एक को इक्वेट कर दीजिए, x हो जाएगा 4.0 टी स्क्वायर, y हो जाएगा आपका 10t प्लस टी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, x हमारा हो गया ये मेंबर, और जैसे ये मेंबर आया हम इससे t निकाल सकते हैं। कैसे? 4 को डिवाइड कर दीजिए x से और अंडर रूट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको सब करके दिखाता हूं। x आपका 4t स्क्वायर का मतलब क्या है? t स्क्वायर कितना होगा? x बाय 4, राइट, और t कितना होगा? अंडर रूट x बाय 4, यानी कि अंडर रूट x बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें y भी हमने इक्वेट किया, x और y इक्वेट किया। हमने किया क्या, x को हमने बताया कि ये 10t है, ये 4.0 टी स्क्वायर है, और y इक्वेट किया 10t प्लस टी स्क्वायर। x वाले से हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली और y से हमने इसको इक्वेट कर दिया। लेकिन x 16 पे मीटर पे क्या होगा? अगर आप x 16 यहां रखें तो क्या आएगा? जो मैंने यहां पर कहा था 16 यहां रख दीजिए, अंडर रूट 16 होता है 4 बाय 2 सेकेंड, और y क्या होगा? अगेन क्योंकि टाइम आ चुका है, इस टाइम को इसमें डाल दीजिए, यहां t पे, इस t स्क्वायर पे, तो y भी आपका आ गया। अब वेलोसिटी 8.0 t, ये तो वेलोसिटी भी हम निकाल चुके हैं, है ना। टाइम 2 पे, t इक्वल टू 2 पे क्या होगा? t की जगह 2 रख दीजिए, जहां जहां t है वहां 2 रख दीजिए। u आपके पास है, 10j आपको दिया ही हुआ है सवाल में, तो vt आ गया 16 i प्लस 14j। स्पीड क्या होगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 452 21.26 मीटर पर सेकेंड। i और j आपके यूनिट वेक्टर है अलोंग x और y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है i प्लस j का और i माइनस j का, और कौन से कंपोनेंट है, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये जो वेक्टर a है 2i और 3j अलोंग द डायरेक्शन, इनके और इनके अलोंग आपको बताना है। आप ग्राफिकल मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक p वेक्टर हम लेके चलते हैं। हमें बताया गया कि i और j यूनिट वेक्टर है अलोंग x और y एक्सिस, ठीक। तो pxi और pyj, i प्लस j
आई और जे दोनों एक्स और वाई के अलॉन्ग है, तो ये एक्स के अलॉन्ग है यूनिट वेक्टर, तो बी ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आई प्लस जे, यानी कि हमारा पी जो वेक्टर आया वो आया आई प्लस जे। अब देखिए मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं, ये मेरे पास है, मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं दोनों को, तो पी एक्स 1 आएगा और पी वाई आपका 1 आएगा, तो पी एक्स पी वाई 1 आ गया, और ये 1 वैसे भी दिया हुआ है क्योंकि आपका आई और जे अपने आप यूनिट वेक्टर्स दिए हुए, तो अपने आप ये 1 ही है। ये तो केवल तरीका है बताने का, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर्स है, तो पी एक्स भी 1 है, पी वाई भी 1 है। अगर इसका आप निकालने चले मैग्नीट्यूड, तो आप क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर अंडर रूट, पी एक्स आपका 1 है, पी वाई आपका 1 है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 हो गया। तो आई प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड है आई प्लस जे का, वो क्या हो गया, आई प्लस जे तो किया आपने, आई प्लस जे किया ना, तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब ये चीज क्लियर हो गई ना। अब देखिए थीटा आपका एंगल है, जो ये पी वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी वेक्टर बना रहा है, ये थीटा। अब ये जो थीटा बन रहा है इसको कैसे निकालेंगे, टेन थीटा क्या होगा, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, तो पी वाई बाय पी एक्स, थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है 1 1, यूनिट वेक्टर का सवाल में दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 टेन इनवर्स 1 बाय 1 इस टेन इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री होता है। आई प्लस जे आपका 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। अब आते दूसरे पे, जैसे हमने पी पहले लिया था आई प्लस जे, यहां पर हम पी लेंगे आई माइनस जे, राइट, तो क्यू क्यू ले लेते हैं, चलिए पी क्योंकि इक्वेट एक जैसा हो जाएगा तो क्यू ले लेते हैं, क्यू हो गया आपका आई माइनस जे। अब हमारे पास क्या है, क्यू एक्स आई, क्यू है, क्यू क्या है, क्यू एक्स आई माइनस क्यू आई जे, ये आई और जे इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, क्यू एक्स कितना हो जाएगा, अगेन 1, क्यू वाई कितना आ जाएगा, अगेन 1 या माइनस 1। अब क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड हमें लेनी है और इसका वैल्यू निकालना है, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 ये भी आएगा, तो मैग्नीट्यूड आई माइनस जी का भी अंडर रूट 2 रहेगा। अब थीटा, अब इसमें क्या बात हुई कि जब हम पी एक्स और क्यू एक्स ले रहे थे, तो पी एक्स कुछ इस तरीके से था, पी वाई कुछ इस तरीके से था, ये पी एक्स यहां है और पी वाई ये है, लेकिन अब यहां पर हमारी बात हो रही है कि हम क्यू एक्स तो ये यू ले रहे हैं और क्यू वाई यू ले रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्यू एक्स माइनस क्यू वाई की ना, तो माइनस के लिए हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे क्यू वाई को। तो अब हमारा इंटरेस्ट है इस एंगल में, ये एंगल कितना होगा, फिर से इसी तरफ जाते हैं, क्यू वाई बाय क्यू एक्स, क्यू वाई की और क्यू एक्स की वैल्यू आपकी एक की 1 है कि माइनस 1 है, जो कि हमने इक्वेट करके दिखाया था कि एक की वैल्यू हमारी 1 है, इसकी ये 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट माइनस 1 है, तो क्यू एक्स और क्यू वाई वैसे तो मैग्नीट्यूड इनकी 1 है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका माइनस में है, तो एक क्यू एक्स है 1 और एक है क्यू एक्स 1 है, क्यू वाई माइनस 1, माइनस 1 बाय 1 इसको आप लेंगे तो आपको माइनस 45 डिग्री आएगा, माइनस 45 यानी कि ये वाला डिग्री। तो आई और जे, आई माइनस जे जब करेंगे तो ये माइनस 45 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, अब हमको यहां पर वेक्टर एक ए दिया हुआ है 2i 3j, आई प्लस जे और आई माइनस जे के अलोंग इसका डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे करेंगे इसमें, हमारे पास जो वेक्टर है वो है a 2i प्लस 3j, 2i और 3j दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। अब a क्या है, axi प्लस a वाई जे, जैसे हमने p के साथ किया, जैसे हमने q के साथ किया, इसके साथ भी यही होगा। तो ax को इक्वेट करेंगे 2 के साथ, ay को इक्वेट करेंगे 3 के साथ, ax आपका 2 है, ay 3 है, मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों का स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट 39। अब क्योंकि ax ये है हमारे पास, ay ये है, ax हमारे पास दिया हुआ है 2, ay हमारे पास दिया हुआ है 3, तो अगर हमको ये निकालना है tan थीटा तो आएगा 3/2, यानी कि tan इनवर्स, अगर थीटा निकालना है तो tan इनवर्स 1.5 जो कि 56.31 डिग्री आएगा। अब ये तो केवल 2i प्लस 3j का एंगल निकला है, लेकिन अगर हम एंगल निकालना चाहे इनके और इनके बीच में, मतलब 2i प्लस 3j और i प्लस j के बीच में, तो थीटा इनके बीच में पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, एक का 56.31 आया था, एक का 45 डिग्री आया था, दोनों का डिफरेंस है 11.31। तो जो कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का
अलोंग डायरेक्शन p जो एंगल थीटा बना रहा है वो होगा a cos थीटा। जो कंपोनेंट है a cos थीटा है और p कैप है इसमें, क्योंकि p के डायरेक्शन में निकालना है कंपोनेंट ऑफ a, और a का कंपोनेंट क्या होता है a cos थीटा अलोंग p। तो a cos थीटा, थीटा ये वाला एंगल लेंगे, और यहाँ पे p कितना है i प्लस जे बाय रूट 2, क्योंकि p का यूनिट वेक्टर निकालना है, ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब i प्लस जे तो करेंगे, साथ में अंडर रूट i का जो कंपोनेंट है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट नीचे रखेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये यूनिट वेक्टर है तो a cos, ये जो डिफरेंस निकाला हमने, और i प्लस जे बाय रूट 2 ये यूनिट वेक्टर है, इसीलिए ये काम किया है। अब जरा सा सॉल्व कर लेंगे इसको। a हमारे पास अंडर रूट 13 है, ये भी हमने निकालना। cos 11.31 निकालने की कोशिश करेंगे तो 0.9806 आएगा, रूट 2 ये रहेगा, i प्लस जे यही रहेगा। इसको सॉल्व करिए, i प्लस जे आपकी जो, अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहे i प्लस जे आप निकाल चुके हैं, रूट 2 होता है, इसको मल्टीप्लाई करिए 5/√2 आएगा। अब एंगल क्या होगा 2 प्लस 3j और i माइनस जे के बीच में, मान लीजिए इनके बीच में थीटा डैश एंगल है, तो थीटा डैश एंगल क्या होगा 45 डिग्री एक का आया था, 56.31 दूसरे का आया था। लेकिन इसमें एक बात है, जब आप इसकी बात कर रहे थे एक एंगल आपको याद होगा, एक एंगल हमारा इस तरीके से 45 डिग्री आया था और एक एंगल हमारा -45 डिग्री आया था। तो हमारा जो 56 आया था, हमने एक बार उसका ये एंगल निकाला और एक बार हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, यानी कि हमको 45 के साथ 56.31 ऐड करना पड़ेगा, 101.36। काम वही होगा, लेकिन इसमें एंगल थोड़ा सा, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं i माइनस जे का कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट वेक्टर a का डायरेक्शन ऑफ q, और q क्या है i माइनस जे, यानी कि कंपोनेंट वेक्टर a का निकाल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे। तो अब क्या करेंगे, एंगल हमारा ये दो जोड़ लेंगे, क्योंकि हमने देखा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, जो हमने p और q की बात कर रखी थी। अब a की बात जब करेंगे तो इसके साथ एंगल जोड़ेंगे, वही काम करेंगे a cos थीटा। अब यहाँ पर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट निकालते हैं किसी डायरेक्शन में तो उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। a cos थीटा डबल डैश जो कि 1013.1 है, इसको रख दीजिए। a हमारा रूट 13 आ चुका है, ये i माइनस जे तो करेंगे, साथ में अंडर रूट 2 का क्यों करेंगे 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे, तब ये यूनिट वेक्टर बनेगा। अब जैसे पहले किया था इसको सॉल्व कर लेंगे, और चाहे तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे cos 901.31 है, आप जानते हैं कि ये साइन में कैसे चेंज होगा, ये मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, i माइनस जे आएगा, इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1/√2 आएगा। फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। कोई भी आर्बिट्रेरी मोशन हो रहा है, इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। इसमें जो एवरेज आप देख रहे हैं, ये एवरेज 3 जगह आया है। ये एवरेज क्या होता है, ये एवरेज है क्वांटिटी का किसी टाइम इंटरवल t1 से t2। तो पहले चीज देखिए, ये है आपका हाफ vt1 प्लस vt2, यानी कि आप एवरेज निकाल रहे हैं पहली की वेलोसिटी t1 इंस्टेंट पे, दूसरी की वेलोसिटी t2 पे डिवाइड बाय 2। लेकिन सवाल यह है कि मोशन आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मोशन में अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन होता तो आप vt1 प्लस vt2 बाय 2 कर सकते थे। ये आर्बिट्रेरी मोशन है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कैसा भी हो सकता है। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी दोनों का जोड़ करके डिवाइड बाय 2 नहीं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या बोलता है, आपको बताता है v एवरेज, यानी ये वाला rt2 माइनस rt1 बाय t2 माइनस t1। r मतलब आपका पोजीशन t2 पे, इन दोनों को घटाया, t2 पे था और t1 पे था, दोनों को घटाया डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो ये सत्य है, किसी भी आर्बिट्रेरी मोशन में पार्टिकल इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है vt इक्वल टू v0 प्लस at। अब अगेन वही बात आ गई, सवाल में दिया हुआ है कि मोशन पार्टिकल का कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। जब नॉन यूनिफॉर्म आपका एक्सेलरेशन होता है तो v इक्वल टू u प्लस at से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर अगला है ये rt इक्वल टू r0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका ये भी इक्वेशन है मोशन की, और इसके लिए बिल्कुल सेम डिस्कशन रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये भी नहीं चलेगा।
अब vt2 माइनस vt1 बाय t2 माइनस t1, ए एक्सेलरेशन एवरेज जो हमने डिस्कशन वेलोसिटी के लिए किया था, अगर हम वेलोसिटी एवरेज निकाल सकते हैं डिस्टेंस माइनस करके, टाइम माइनस करके, उनका डिवीजन लेके, तो हम वेलोसिटी का डिफरेंस लेके और टाइम का डिफरेंस लेके डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली देखिए और बताइए कि रीजन के साथ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? पहली चीज, स्केलर क्वांटिटी, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ए इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? स्केलर क्वांटिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं, हम बोल रहे चलिए स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी, कोई भी इनइलास्टिक कोलिजन अगर हो तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, तो ये चीज यहां पर हमेशा सत्य नहीं होगी। अगला है कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, फॉल्स है। स्केलर क्वांटिटी के होने के बावजूद भी आप देखिए टेम्परेचर नेगेटिव में होता है ना, जहां पर बहुत बर्फ गिरती है माइनस डिग्री में टेम्परेचर होता है, तो नेगेटिव हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। अब देखिए टोटल पाथ लेंथ आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका डायमेंशन तो लेंथ का है, ये भी फॉल्स हो गया। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वेरी नहीं करेगी, तो इसको भी हम फॉल्स कहेंगे। जैसे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जिस जगह पे ले जाएंगे ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होती रहेगी। फिर है हैज द सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये बात सत्य होगी। क्यों? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है अलग अलग ओरिएंटेशन में देखते रहे आप, ये वेरी नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है इसमें। एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई कर रहा है इतनी हाइट पे, 3400 हाइट पे ग्राउंड से ऊपर, यदि एंगल जो सबटेंड कर रहा है एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस 10 सेकंड अपार्ट इज 30 सेकंड, यदि जो एंगल मान लीजिए यहां पर है और यहां पर है, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है ग्राउंड पे, वो ये बताया गया है कि ये 30 डिग्री है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट निकालना है। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊंगा। ये आपका फिगर है, यहां पर था, फिर यहां पर आया, ये कुल मिला के 30 डिग्री बन रहा है। तो एकदम वर्टिकली अगर ऊपर होगा तो ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए हाइट दी हुई है 3400 मीटर, जो एंगल सबटेंड हो रहा है 30 डिग्री, समय बताया गया है 10 सेकंड, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने की जो का समय है इनका 10 सेकंड है। अब अगर आप इस एंगल को हाफ 15 डिग्री निकालना चाहें तो वो क्या होगा, पी आर बाय ओ आर। ओ आर tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, इस एंगल के अनुसार ये बेस हो गया आर या ओ आर। तो पी आर कैसे आएगा, पी आर कैसे आएगा, ओ आर इंटू 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आपका पी आर आ जाएगा। अब इसको ऐसे रखते हैं, 10-15 की वैल्यू नहीं डालते। ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, इसका मतलब जो है पी आर और आर क्यू आपका बराबर है, लेकिन पी क्यू क्या है, पी आर प्लस आर क्यू, यानी कि पी आर प्लस आर क्यू, इस आर क्यू को भी पी आर लिख सकते हैं क्योंकि पी आर और आर क्यू बराबर है, ये 2 पी आर हो जाएगा। अभी आप पी आर निकाल चुके हैं, इसको यहां रख दीजिए, 2 इंटू 3400 इंटू 10-15 डिग्री। अब हम इसकी बाकायदा वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 6800 हो गया, 6800, ये 0.268 मल्टीप्लाई करिए, आपका ये दूरी हो गई। स्पीड कैसे निकालेंगे, ये आपकी दूरी निकल गई, 10 सेकंड आपको दिया गया है, इन दोनों को डिवाइड करिए, स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम 182.24 मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।